नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। लेकिन जब देश की राजनीति ही देश का बंटाधार करे तो ऐसे में इस राजनीति पर बात करना आवश्यक है। देश के राजनीतिज्ञ केवल अपनी जेबें भरने के लिए लगातार वनों का विनाश कर रहे हैं। हैदराबाद में कुछ ऐसा ही हो रहा है और बाकी राज्यों में भी इससे कुछ अलग तस्वीर हमारे सामने नहीं है। हैदराबाद से बात शुरू करेंगे, फिर देश की बात भी करनी आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से देश में वनों का विनाश किया जा रहा है, आने वाले समय में भारत में कुछ भी नहीं बचने वाला है। एक ऐसी भूमि जहां पर प्रकृति ने सब कुछ दिया, आज हम उस भूमि को बर्बाद करने में लग चुके हैं। चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, हैदराबाद से शुरुआत करनी है तो हैदराबाद में इस समय रेवंत रेड्डी सरकार लगातार वनों का विनाश कर रही है। ऐसे वन जहां पर कई तरह की प्रजातियां रहती हैं। मानव यह याद क्यों नहीं रखता कि वह केवल अकेला ही स्टेक होल्डर नहीं है। उस जमीन पर रहने वाले हर जीव जंतु उस जगह के स्टेक होल्डर हैं। उनका भी वही अधिकार है जो मानव का उस वन पर है। लेकिन बात यह है ना कि जानवरों के अंदर लालच नहीं होता और मानव लालच का पुतला है। लालच ही उसके अंदर भरा हुआ है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय हैदराबाद में। पश्चिमी हैदराबाद में लगभग 100 एकड़ वन इस समय काट दिए गए हैं। जेसीबी की मशीन वहां रुक नहीं रही है। जब विरोध हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बातें गईं, तब सरकार ने कहा कि यह जमीन सरकारी है, न वन विभाग की और न हैदराबाद यूनिवर्सिटी की। ऐसे में हमें रोकने वाला कौन है? हम यहाँ पर बनाएंगे एक सिलिकॉन वैली और 50,000 करोड़ का निवेश आएगा, 5 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। तो लोगों ने पूछा, दक्षिणी हैदराबाद तो बंजर है, वहां पे बना लिए होते। नहीं, हमें यही बनाना है क्योंकि यह जमीन हमें पसंद आई है। वैसे इस समय देश में कमोबेश स्थिति यही चल रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिणी भारत के सारे राज्य, हर जगह पर वनों का विनाश करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं। और फिर यही तर्क दिया जाता है कि हम यहाँ से प्रगति के रास्ते को तय करेंगे। लेकिन प्रकृति को नुकसान करके प्रगति का रास्ता कहाँ से तय होने वाला है? क्योंकि इस प्रकृति से ही आप निकल कर आए हैं, आज मानव बने हैं और आपको लगता है कि आप इस आहार श्रृंखला के सबसे मजबूत जीव हैं, तो प्रकृति कब किसका विनाश करती है आपको पता भी नहीं चलेगा। हैदराबाद में जो हो रहा है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हैदराबाद ही क्या, आप उत्तर प्रदेश आइए, यहाँ पर भी जंगलों की संख्या मात्र 6% के आसपास बची हुई है। आप समझिए कि अगर हम एनवायरमेंटल स्टडी की बात करें तो 33% कम से कम पेड़ होने चाहिए और उत्तर प्रदेश में यह संख्या मात्र 6% के आसपास है। मध्य प्रदेश, जो कि बहुत बड़ा राज्य है, वहां पर भी लगातार पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। पन्ना, पेंच जैसे टाइगर रिजर्व लगातार छोटे होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। कमोबेश स्थिति यह हर राज्य की हो चुकी है। और रोड के नाम पर साइड के पेड़ काट दिए जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश आइए, आप बिहार चलिए, नए-नए हाईवे बन रहे हैं, लेकिन इस हाईवे के नाम पर वहां के पेड़ों का निपटारा कर दिया जा रहा है। और इसलिए भारत में आप देखेंगे कि जहाँ पर बारिश हो रही है, वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और जहाँ पर सूखा पड़ रहा है, वहाँ पर लगातार सूखा पड़ रहा है। इस समय आपने नोटिस किया होगा कि थार रेगिस्तान में, क्योंकि थार रेगिस्तान जैसलमेर के आसपास का जो पूरे क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, वहाँ पर हरियाली बढ़ रही है। आपको लग रहा होगा ये तो अच्छी खबर है, लेकिन अगर थार में हरियाली बढ़ेगी, तो फिर थार का जो मेन रोल है भारत में मानसून आगमन को लेकर, वह पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा और फिर भारत में वर्षा कम होने लगेगी। आप इस समय नोटिस करिए कि हर साल भारत में वर्षा कम होती जा रही है। गर्मी के दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार भारत में नोटिस किया गया है कि सबसे कम सर्दी पड़ी है। आप पूरे जनवरी के महीने में देखिए तो सर्दी पड़ी ही नहीं है और गर्मी की शुरुआत लगभग होली के समय से हो चुकी है और इस समय लू चलनी शुरू हो चुकी है। देश में लू से हर साल लगभग लाखों लोगों की मौत होती है और यह संख्या प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि हम पेड़ों को निपटा देते जा रहे हैं। हमारे पास अब पेड़ नहीं बचे हैं जो हमारी सांसों की रखवाली करते हैं। हर तरफ हम यही काम कर रहे हैं कि पेड़ों को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। जीवों की संख्या कम होती जा रही है। हम आईयूसीएन का डेटा लेकर आते हैं।
उसमें हम बात करते हैं कि यह स्पीशीज़ कम हो गई है, इनको बचाना है, उनको बचाना है। हम नए-नए प्रोग्राम लेकर आते हैं, पर अगर उन उन जीवों के पास घर ही नहीं होगा, तो वो जीव सर्वाइव कैसे करेंगे? आप लाते हैं कि हम चीता को भारत में फिर से रीइंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उन चीता को आप रखेंगे कहाँ जो 100 साल पहले ही देश में खत्म हो चुके हैं, जो आहार श्रृंखला का इस समय भाग नहीं रह चुके हैं, उनको ज़बरदस्ती ही आप यहाँ पर प्लांट करने का प्रयास करेंगे, तो देश में जो जानवरों की आहार श्रृंखला है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। वही दिख रहा है। चीता जो कि अफ्रीका में रहने वाले हैं, उनको आप लेकर भारत चले आए हैं, लगातार उनकी मृत्यु हो रही है। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम पर आप चाहते हैं कि टाइगरों की संख्या बढ़ती जाए, लेकिन क्या सही में बाघों की संख्या बढ़ रही है? इसको लेकर रिसर्च होना आवश्यक है। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम पर आपने टाइगर रिज़र्व बनाए हैं, पर वहाँ पर टाइगरों की संख्या उस तरीके से नहीं बढ़ रही है जैसा आप चाहते हैं। अगर हम शेरों की बात करें, लायन की बात करें, तो केवल गिर क्षेत्र में ही वह सिमट के रह गए हैं। पूरे भारत में और कहीं भी शेर नहीं पाए जाते। माँ शेरावाली का वाहन आज केवल एक क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया है। गिद्धों की संख्या की बात करें, तो आज के समय में गिद्ध केवल 1 से 2% ही बचे हैं। बात है 1997-98 की, जब डाइक्लोफिनेक का यूज़ बहुत किया जाता था जानवरों में, मवेशियों में। वो मवेशी जब मरते थे, उनको खाते थे ये गिद्ध, और गिद्ध की होती थी किडनी फेल, वह गिद्ध गायब हो गए। आज आपके पास प्राकृतिक रूप से स्कैवेंजर्स उपलब्ध ही नहीं हैं, इसलिए डिज़ीज़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। तब आप चाहे प्रोजेक्ट टाइगर लाइए, प्रोजेक्ट वल्चर लाइए, प्रोजेक्ट ऑलिव रिडले टर्टल लाइए, प्रोजेक्ट एलिफेंट लाइए, लेकिन क्या आप पेड़ों का विनाश करते जा रहे हैं, जंगलों की संख्या सिमटती जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या सही में आप पर्यावरण यहाँ पर बचा पाएँगे? रेवंत रेड्डी सरकार ने केवल यह कहा है कि हम यहाँ से जॉब क्रिएट करेंगे, लोगों को नौकरियाँ देने वाले हैं, ऐसे में पेड़ काटना हमारे लिए जायज़ है। लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुँचाकर मनुष्य आखिर कब तक जीवित रह पाएगा? क्योंकि प्रकृति जब अपने पे आती है, तो वह अपने आप को यहाँ पर स्टेबल तो कर लेगी, लेकिन आपकी स्थिति अनस्टेबल हो ही जाएगी। आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद सरकार जो इस समय कर रही है, वह पूर्णतया गलत है। उन्हें देखना पड़ेगा कि प्रकृति को नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए। अब इसमें राजनीति की भी बात हम लोग यहाँ कर ही लेते हैं। राजनीति की बात ऐसी है कि चूँकि यह हो रहा है तेलंगाना के क्षेत्र में, ऐसे में वहाँ पर है कांग्रेस की सरकार, तो बातें थोड़ी कम हो रही हैं। और वैसे भी दक्षिण भारत में कुछ होता है, तो उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ है देश का मीडिया, और देश का मीडिया केवल दिल्ली को ही देश मानता है। बाकी पूरे देश में क्या हो रहा है, उसको इस पर चर्चा नहीं करनी होती है। अभी नोएडा में कुछ हो जाए, आप देखिए हाय तौबा मच जाएगा। एक टीवी एक सेट पे बैठकर 4-5 लोगों को ऑनलाइन जोड़कर डिबेट करने को ही यह पत्रकारिता कहते हैं। लेकिन इस समय पत्रकार अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको रखना आता ही नहीं है। वो किसी न किसी पार्टी के पिछलग्गू यहाँ पर बन के बैठ चुके हैं। ऐसे में हैदराबाद में जो पेड़ों का विनाश हो रहा है, वह कैसे पहुँचेगा जनता तक? आप आइए उत्तर प्रदेश, यहाँ पर नए हाईवे बने हैं, उन हाईवों किनारे कभी पेड़ हुआ करते थे, आज वह बंजर जमीन आपको साफ दिखाई देगी। लखनऊ से इलाहाबाद आते समय रास्ते में एक पेड़ नहीं दिखेगा जहाँ पर आप बैठकर सुस्ता सकें। धूप आपको ऐसी लगेगी कि रास्ते में ही आपका जीवन खत्म हो जाएगा। स्थिति कमोबेश पूरे देश की यही हो चुकी है। लगातार वर्षा कम हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ठंडी पड़ती नहीं है। ऐसे में देश कहाँ जाएगा? देश का विकास कहाँ बढ़ेगा? क्योंकि हम उस विकास की बात कर रहे हैं जो प्रकृति की छाती पर पैर रख के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रकृति जब इसका बदला लेगी, तो जवाब देते नहीं बनेगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाज़त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।